बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त छुट्टी मना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस ऑफ भी हो गए हैं, बट जिनको वर्क प्लेस पर जाना है उनके लिए इस गर्मी में जो है वो मामला थोड़े से जो है वो मुश्किल हैं। बट अगेन क्योंकि रोज़ा, और आप सबको मुबारक हो, आज 5वां रोज़ा है और बस अब तो उल्टी गिनती शुरू कर दें। जितना इंतज़ार था कि रोज़े आएंगे, रमज़ान आएगा, सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन के ज़रिए वैसे आप रौनक देख रहे हैं, हर चेहरे पर है, लेकिन ये महीना इतनी जल्दी गुजर रहा है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। अभी लग रहा था कि हम आमद रमज़ान की बात करें और अब आप देखें कि 5 रोज़े जो हैं अब वो गुजर गए हैं। बस अल्लाह बेहतर तरीके से हमें मौका दे, तौफीक दे इस माह मुबारक का हक़ निभाने का। सो स्पेशली कराची वालों के लिए जो है वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि गर्मी काफ़ी है। कल भी तकरीबन 44 जो है वो टेम्परेचर टच किया और जो फील था वो 46 का था। और आज भी कुछ ऐसे ही होता है क्योंकि बिल्कुल ही जो है वो हवा में नमी ख़त्म हो जाती है तो ज़्यादा फील हो रहा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा फील हो रहा होता है। आज की भी कुछ प्रेडिक्शन इसी तरह की है कि गर्मी जो है वो खासी रहेगी। 44 आई थिंक किसी एक शहर, किसी एक जगह का बता रहे थे कि वहाँ 45 है, कराची में 44 था। तो मैंने कहा चलिए इसमें भी हमने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड बना रही है कराची वालों ने। एक टाइम वो था जब जून जुलाई में, आई रिमेंबर, जब हमारे, वैसे मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि हमारे समर वेकेशंस में जो लोग लाहौर या इधर उधर पंजाब के साइड पर जो भी कजन्स रहा करते थे वो अपना समर वेकेशन सेलिब्रेट करने जो है वो कराची आ जाते थे कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है, फिर समंदर भी मौजूद है। लेकिन अब बड़ा उलट हो गया, अब कराची वालों को कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी है हिल स्टेशन, क्योंकि मौसम इस तरह का है। इस मौसम की शिद्दत, हिद्दत और उसके साथ रोज़ा, मैंने बहुत लोगों से ये सुना कि बहुत खौफ था गर्मी के रोज़े होंगे, कैसे होंगे, लेकिन नियत की है तो बहुत अच्छे से रोज़े गुजर रहे हैं। ये सबसे खुशाइन बात थी। ये आपका कमिटमेंट है, ये आपका ईमान है जिस बात को शो करता है। लेकिन फिर भी आपने डाइट में क्या एहतियात करनी है, क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैं वीकेंड के बाद आई थी ना, तो वो ये लोग मेरे इतने अपने कि वो इतना सारा कुछ जमा हो जाता है मेरे पास मंडे को कहने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक रमजान की। जी आपको भी बहुत मुबारक। 5 रोजे गुजर गए। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ऐसे गुजारे हैं बस कि जिन्होंने रखे उनको तो फिर पता है जिन्होंने नहीं। लेकिन एक बात है कि मैं सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ डॉक्टर साहब अपनी टीम को। माशाल्लाह से सब लोग रोज़े से होते हैं और उसके बाद सुबह से जो ये लोग आते हैं और माशाल्लाह से फिर उसके बाद सहरी ट्रांसमिशन, देन इफ्तार का सिलसिला जो है वो रात तक चलता रहता है। और ये लोग सब, इन सब के लिए भी दुआ किया करें जो ऑफ स्क्रीन काम कर रहे होते हैं। तो लोग काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, जो नहीं हिम्मत कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस महीने की यही खूबसूरती है। हाँ। कि जो लोग नियत कर, जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में, जो नियत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। उनको ना गर्मी लगती है, ना फिर प्यास लगती है, ना भूख लगती है, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। और फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह में जो है उनके लिए आसानी करके 5 रोजे गुजर गए, अंदाजा ही नहीं सका। अच्छा, भूख तो नहीं, लेकिन वो ये है कि वो बोल के जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है, अदरवाइज तो भूख का तो। अच्छा, वैसे भी गर्मी का मौसम में आपको खाने को वैसे भी इतना दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन अगेन बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो इसको हीट स्ट्रोक कहेंगे, बट ये हीट वेव ज़रूर है क्योंकि हवा इतनी गर्म है बाहर। कभी मतलब अब तो खैर अब हमने तजर्बा कर लिया गर्मी का कराची में, लेकिन इतनी गर्म हवाएं, ये जो लू, हीट वेव नहीं थी, ये इतना नुकसान कर दिया हमने ग्लोबल वार्मिंग। सही कहा कि कराची में कभी इतनी गर्म हवाएं नहीं चलती थी। अंदरूनी सिंध जरूर थी, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, क्योंकि वो उन जगहों पे जो है वो फल भी पकते हैं। जैसे मीरपुर खास में उसमें आम का सीजन होता है। अब हमें लगता है हमें भी यहाँ खेती बाड़ी शुरू करनी पड़ेगी कराची। तो वो अल्लाह ताला जो है उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हीट वेव होती थी। लेकिन अब कराची में इस साल जो है, पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई है, बाकायदा लू जैसी सूरत हाल होती है। तो ये जो है अब सबसे इम्पोर्टेंट कि जिन्होंने घर से निकलना है, ये तो बार बार कहा जा रहा है
कि आप एहतियात ज़रूर करें। और मैंने आई डोंट नो कितने प्रोग्राम किए इस हवाले से एहतियात पे, लेकिन आज फिर एक बार दोबारा से वो तमाम चीज़ें हम आपके लिए डिस्कस करेंगे जिनकी आपने एहतियात करनी है। गैर ज़रूरी तौर पर कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकलें। लेकिन डॉक्टर साहब, कहा जाता है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन क्योंकि लोग रोज़े से हैं, रमज़ान का महीना है, और अच्छी बात है कि आपका ये कहते हैं गर्मी के रोज़े जो है उनका अजर भी ज़्यादा होता है। जी हाँ, अजर भी ज़्यादा होता है। फिर ये कि जैसे आपने कहा कि हम रोज़े में पानी तो पी नहीं सकते, हाँ। लेकिन कम से कम पानी को अपने जिस्म से ज़रूर लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पानी का जो कोई रुमाल है या कोई तौलिया है उसको गीला करके सर के ऊपर रख लें, या इस तरह का कुछ चीज़ें जैसे आप धूप में जा रहे हैं अपने आप को कवर कर लें, तो वो उससे आप बच सकते हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सपोजर जो है उससे अपने आप को जो है वो आप बता लें, ये सबसे अच्छा है। आप देखें, आप कभी पंजाब सिंध सखर साइड की जब आपको गर्मी की वो दिखा रहे होते हैं ना फुटेजेस, तो उसमें आप देख रहे होते हैं लोगों ने सर ढके हुए हैं या गीले तौलिए रखे हुए हैं। अब आप भी वैसे हो जाएं, फिक्र ही ना करें कौन आपको देख रहा है, आपने अपनी जो है ना वो एहतियात करनी है, कवरेज है। हमें ये होता है लोग देख रहे हैं पता नहीं क्या कहेंगे, अरे आप बीमार हो जाएंगे फिर लोग क्या कहेंगे, फिर लोग इयादत करने आएंगे क्या हो गया क्या हो गया। अभी रमजान में ये भी टाइम नहीं है लोगों के पास वैसे, लेकिन अच्छी बात है, इयादत करनी चाहिए लोगों। जी बिल्कुल, इयादत करनी चाहिए। सही होता है कि लोगों में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी आता है कि जी लोग हमें प्यार करते हैं, इंतजार करते हैं। दूसरा ही अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इयादत को जाते थे तो जो सेहतमंद बंदा होता है उसके अंदर एक एनर्जी होती है। जब वो किसी गैर सेहतमंद बंदे के पास जाता है तो वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है। ये बाकायदा साइंस ने अब जो है प्रूव किया है कि जो अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक शरीयत थी कि आप इयादत करने जाएं, वो क्यों जाते थे कि एक सेहतमंद शख्स जब किसी बीमार के पास जाता है तो अपनी सारी उसमें कुछ एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है। और जो मुसाफे का भी जो देखें आप, जो हमारे इस्लाम में कि आप मुसाफा करें, ये भी आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब ये चीजें सारी प्रूव हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, और वो तो एक तरफ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो उसके बाद ये लोग साइंस लॉजिक ढूंढती रहे ना ढूंढती रहे, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक तो आपको सुन्नत का अजर मिल रहा होता है, सवाब के आप सुन्नत अदा करें। दूसरी चीज़ ये कि हर कदम पर आपके लिए जो है वो सवाब लिखा गया। जितने कदम, अब तो हम खैर गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, लेकिन ये है कि आप जितना सफ़र करके कहीं किसी तक पहुंचते हैं उसका भी आपको अजर दिया जा रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी जो है वो कम सी हो गई है, गुम सी हो गई है। लेकिन ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अभी भी संभाल लें, इनको थाम लें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ज़रा हम डाइट के वाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं गर्मी में इसका भी बड़ा अहम किरदार है। अब नॉर्मली जो 2 मील्स हैं वो सहरी और इफ्तारी है, कुछ जगहों पर डिनर भी है, लेकिन वो फिर आप डिनर कर ले तो फिर वो सहरी में वो नहीं रहती आपको ना खाने की जो एक प्रॉपर आप मील नहीं ले पाते। हाँ, सहरी आप बताइए गर्मी में क्या बेस्ट होनी चाहिए, और ऐसी हो वो लोग जो चाहते हैं कि हम मोटे भी ना हो, मतलब वजन भी गेन कर लेते हैं ना लोग, तो बड़ा प्रॉपर मेंटेन डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा अपने जो भी मरीज आते हैं या लोग आते हैं मशवरे के लिए, जब रमज़ान शुरू होते हैं डॉक्टर साहब, हम खासतौर पे वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, या किडनी के जो आर्जे में मुब्तला होते हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए मैं बताता हूँ कि उसकी क्या डाइट होनी चाहिए। जो आप जब शहर में जाते हैं तो शहर में आप कोई भी तली हुई चीज़ कम से कम खाएं। मिसाल पर अक्सर लोग जो है वो पराठे से अपना जो है शुरुआत करते हैं, तो पराठा अवॉइड करें। आप नॉर्मल जो है वो दही का एक बाउल लें, अच्छा 2-3 खजूरें आप रख लें अपने सामने, ठीक है। और अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं तो चाय ले लें, अगर चाय ना पी तो आप जो है नॉर्मल आप कोई भी जूस ले लें जो नॉर्मल घर में बना हुआ होता है, वो आप जूस ले लेंगे तो आप देखेंगे आप सारा दिन आपका इतना अच्छा गुजरेगा। मतलब आप कह रहे हैं नो रोटी नो पराठा, कोई कार्ब्स नहीं दे रहे हैं आप डाइट में? मैं इसलिए दे रहा है कि आपने जैसा भी फरमाया कि कोई वजन भी कम करना चाहते हैं। हाँ। अब आपने अगर उसमें वहाँ ले लिया और आप पहले भी अफ्तार में भी माशाल्लाह आपको दस्तरखान अल्लाह ताला इतने बरकत देता है, दस्तरखान बिछा के हम खाते हैं। फिर आपने डिनर का भी अभी बताया कि डिनर भी लोग करते हैं, तो जब इतना हम कुछ अभी हमें आने वाले उसमें वक्त में इसी दिन में हम खा लेंगे तो हमें कहीं तो एहतियात करना पड़ेगी। अच्छा, नहीं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये तो आपने कहा बड़ा अच्छा है जिन लोग डाइट करना चाहते हैं। वैसे एक जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि दही खजूर बहुत एनर्जी आपको देती है, और साथ आपने कहा कोई भी फ्रेश जूस जो है, फालसा है, अब तो आम आ गया है, मिल्क शेक ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा गेन होता है ना आम से वजन। वो इसकी इससे कहते हैं कि इसमें जो जितने डेयरी फूड्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा गेन हो जाता है, गेन हो जाता है, वो ना लें। तो या फिर एक लस्सी का गिलास ले लें, वो भी अच्छा होता है। दूसरी को मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि जब सारा दिन आप गुजारते हैं आपको प्यास कम लगती है, जब आप तली हुई चीज़ें या तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं
तो उसको डाइजेस्ट करने के आपको ज़्यादा प्यास लगती है। दही तो मस्ट है, मैं तो खुद, मेरा ये होता है कुछ और हो ना हो दही ज़रूर जो है वो सहरी, बाकी आप अवॉइड कर रहे होते हैं लेकिन इसमें जो है, और वो जो फ्रेश वाला जो दही होता है ना उसकी अलग बात होती है, वो जो आपको घर में बन रहा है या आप बाहर से मंगवा रहे हैं। सो वैसे नॉर्मल रूटीन में आई लाइक दैट वो जो टेट्रा पैक में आ रहा होता है दही, बट पता नहीं रमजानों में आपको वो फ्रेश जो डेयरी की दही होती है वो आपको ज़्यादा मज़े की लग रही होती है। तो अब लस्सी या वैसे ही आप जो है उसको उस फॉर्म में ले सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग होते हैं उनको ना वो एक अजीब सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि जब तक उनके स्टमक में अनाज या कोई कार्ब्स नहीं जाएंगे ना, वो कहते हैं अरे एनर्जी कैसे आएगी, मैं काम कैसे करूँगा, रोज़ा कैसे गुजरेगा। वो लोग क्या करें? वो अक्सर लोग देखें अब आजकल जो हमारे बाजारों में फैनी और खजला जो है वो काफी इन है और लोग उसको खाते भी हैं, हालांकि उसमें भी काफी चिकनाई होती है। डीप फ्राई करते हैं खजला भी और फैनी भी, वो लोग अक्सर खाते हैं। हाँ। सारा दिन बर्निंग की शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब बड़ी बर्निंग हो रही है। तो उससे बेहतर है कि आप सादा रोटी लें, अगर आपको बहुत ही शौक है कि आपने कुछ खाना है, उसको तली हुई ना हो जैसे पराठे की सूरत में होता है, आप एक सादा रोटी लें, उसके साथ जो भी सालन, सिंपल चपाती, जी सिंपल चपाती लें, सालन जो भी रात का अगर है वो, या कोई फ्रेश अगर उसमें बन रहा है कोई भी नॉर्मल सा, वो आप उसके साथ ले सकते हैं। उसमें एक नॉर्मल बोटी हो और अगर सालन हो तो आप, मैं कहता हूँ सारा दिन आपका बेहतरीन गुजरेगा। राइट, तो सिंपल सादी चपाती जो है इट्स फाइन। कि आप अच्छा है ये भी है कि सहरी के फ़ौरन बाद माशाल्लाह से जो मर्द हैं वो तो मस्जिद तक जाते हैं नमाज़ पढ़ने, ख़वातीन घर में, उसके बाद कुरान की तिलावत, फिर फ़ौरन सोना होता है। ऐसा कोई इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन ये मैंने बहुत अच्छी बात देखी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सहरी के बाद जो है ना, नमाज के बाद एक वॉक कर ली जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है डॉक्टर साहब। इससे ये है कि एनर्जी, आपके जो कैलोरीज हैं वो भी कंज्यूम हो जाती हैं और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो ये अच्छी वैसे आदत है, लेकिन रोज़े में इस तरह वॉक करना और ये लेकिन ये कि जो सैर अजान से पहले अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा वॉक कर लें, ताकि जो आपने खाया है उसको आप सेटल कर लें। ठीक है, नमाज के फौरन बाद सोने की तरफ चले जाते हैं। हाँ। तो उससे बेहतर है कि आप उस दौरान जब तक आप अजान नहीं हो रही है, अगर आपके पास 5-10 मिनट है तो आप घर में आप वॉक कर लें, जरूरी नहीं कि आप बाहर जाके वॉक करें। उससे ये है कि आपकी सेटलमेंट हो जाती है, फिर आप जगह सो भी जाते हैं या कुछ भी, आप हर आदमी फौरन तो ना ऑफिस जाता ना दीगर मामूलात में जाता, वो थोड़ा आराम करता है, वो उसके बाद निकलता है वो। और ख़वातीन खासतौर पर अर्ली उठती है बेचारी, वो तो ख़वातीन को सारा कुछ तैयार करना होता है, तो उनको जल्दी जो है वो नींद आ रही होती है, उनको जल्दी बिस्तर पर जाना होता है। हाँ अच्छा, लेकिन अब तो ये भी है, बहुत सारे घरों का रिवाज हो गया है कि भाई पूरी रात लोग जाग रहे होते हैं और बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, वो सहरी करके सारा कुछ करके उसके बाद फिर जो सोते हैं वो ज़ोहर में जाकर जो है वो लोग उठ रहे हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रोज़ा फाका ना बनाएं रोज़े को, और रोज़े की रूह जो है वो यही है कि आप उसमें जितने भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं आप उनको प्रॉपर मुकम्मल करें। नमाज के बगैर रोज़ा मुकम्मल नहीं होता। और इसमें तो बड़ी खूबसूरती ये है कि बाजमात लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और फ़ौरन, तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। डॉक्टर साहब आप क्या खाते हैं सहरी में? नहीं, डेफिनेटली मैं भी एक सिर्फ लस्सी का गिलास। अच्छा, लस्सी, डेली लस्सी, माशाल्लाह जबरदस्त, और 2 खजूरें और थोड़ी सी चाय लेता हूँ बस, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेता। अब यकीन जाने चपाती और पराठा, क्या बात है। ये है कि बस आप यकीन जाने सारा दिन इतना अच्छा गुजरता है, ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया है कि पिछले कई सालों से मेरी यही प्रैक्टिस है, और यही प्रैक्टिस मैंने अपने बच्चों में भी जो है वो डाली है कि आप लोग भी जिस तरह से शुरू करें, ताकि शुरू से उनकी आपके घर की ख़वातीन तो, आपकी बेगम तो बड़ी खुश होंगी, सहरी में कोई पराठा कोई रोटी कुछ नहीं बनाना पड़ता, कोई एहतमाम नहीं। वेरी नाइस। देखे अच्छा, ये होता क्या है, हमें लगता है हम तो ये नहीं कर सकते, ये करेंगे तो पता नहीं कैसा दिन गुजरेगा, ट्राई करके देखें। अच्छा, एक और भी चीज़ है, मैं डॉक्टर साहब का भी कमेंट लूँगी, जो तलबीना है ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो जौ का दलिया, क्योंकि गंदम हम रोटी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं जौ जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो आप, और वो इतना ज़्यादा वेट भी पुट ऑन नहीं करता गंदम की बनिस्बत। इस पे तो डॉक्टर साहब कमेंट करेंगे, लेकिन वो है कि तलबीना, उसमें भी लोग जो है वो, इसका रेसिपी भी यही है कि आप उसमें खजूर और शहद ऐड करके जो है उसको दूध में पका के आप वो ले लें। डॉक्टर साहब ये तो कंप्लीट मील हो गया ना। जी बिल्कुल, देखें हमें बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमें शुगर भी चाहिए, हमें जो है थोड़ी सी इसके अंदर एक ऐसी कंप्लीट डाइट चाहिए जो हम सारा दिन स्टमक को फुल करने के लिए भी बोल रहे, ताकि हमारा जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है, सैटिस्फैक्टरी लेवल तक भूख लगना जो है वो लेवल भी पूरा हो जाता है। जब स्टमक में सैटिस्फैक्टरी लेवल आ जाता है तो आपको भूख नहीं लगती। तो ये जो तलमीना आपकी जिक्र किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसमें आप काफ़ी इस्तेमाल करते थे, ये आम दिनों में भी जो है इस्तेमाल की जा सकती है, जरूरी नहीं कि आप सहरी में करें। बड़ी अच्छी एक रेसिपी है
जो आप ने बताई है, क्योंकि खजूर सबसे अच्छी, शहद अगर खालिश मिल जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसके साथ बाकी चीज़ें वो आपकी पूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, उसमें जो है ना वो अलसी, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, अलसी के बीज जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं, कहते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं आपके स्टमक के लिए, आपकी बॉडी के लिए। और आई रिमेंबर 2-3 मरतबा आगा साहब ने भी जो है वो इसकी रेसिपी को शेयर किया है, बट मैं कोशिश करूँगी कि किसी दिन सहरी की ट्रांसमिशन में जो है ना वो ये आपके लिए स्पेशली बनवाया जाए, ताकि आपको एक बार प्रॉपर रेसिपी जो है वो इसकी मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी हम जिस तरह दलिए की या जौ के दलिए की बात कर रहे हैं, अब उसकी एक आप अगर मॉडर्न फॉर्म देख लें तो फ्लेक्स आ गए हैं ना, कॉर्न फ्लेक्स हैं, व्हीट फ्लेक्स हैं, लोग मुख्तलिफ तरह के फ्लेक्स यूज़ करते हैं। उसका मकसद क्या होता है ब्रेकफास्ट में कि एक तो आपको थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और आप वो मोटे नहीं होते। दाना ये हेल्दी है तो बीमार को देते हैं हम। देखिए, अब हम नेचुरल से सिंथेटिक की तरफ चले गए हैं, ठीक है ना। ये सारी जो आपने जिक्र किया सारी सिंथेटिक चीज़ें, उसमें यकीनन केमिकल भी एक्शन करता है, प्रोसेस्ड हैं, उसकी प्रिजर्वेटिव होते हैं, सब कुछ वो फिर बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं वो नेचुरल हैं। जैसे आपने कहा कि आप दलिया लें या पिसवा लें या रख लें, जैसे आपने एक सागुदाना का नाम लिया, जो अब बड़ी मादूम होती जा रही हैं। अगर आप पहले हमारी वालदा ने बोला हमें सागुदाना खिलाया, जरा सा कोई पेट खराब हो सागुदाना, ये क्या ले आती है? अच्छा, बीमार ठीक हो जा, हमें लगता है सिर्फ बीमारों के लिए, लेकिन आप देखें उनको कितनी एनर्जी मिल रही होती है उससे। तो हम आम रूटीन में जो है ना, द पॉइंट इज के हमें ना बहुत जायके और चस्के बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो हम इन चीज़ों, लेकिन ये दलिए भी जो है लाइक मेरी अम्मा भी बनाती हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा भगार भी लगाती हैं, मीट भी ऐड करती हैं, तो वो बड़ा लजीज हो जाता है, ज़बरदस्त। उस पर आप अभी मैं क्यों इस तरह की बातें कर रही हूँ रोज़े की मतलब, लेकिन ये है कि आप लेमन, चाट मसाला, ये सब चीज़ें जो है, ये चीज़ें ऐसी नाम लेते ही जो है आपके मुंह में पानी आने लग जाता है। सो ये आप इसको थोड़ा सा, और ये तो घर की ख़वातीन की जिम्मेदारी है कि आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके। मेरे जो पापा अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो जो है वो मीठा दलिया बनवाते थे। अच्छा अच्छा, उनको मीठा, क्योंकि उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, तो वो मम्मा उनको ना डिफरेंट कभी वो भगार वाला, कभी मीठा। वैसे आपने कभी ट्राई किया? मैंने भी नहीं खाया। नहीं, मैंने ट्राई किया है। हाँ। मुझे अच्छी तरह था, हमारे दादा साहब जो थे, जब उनको कभी खुदा न खासा फ्लू वगैरह होता था तो वो रोगनी रोटी बनवाते थे। रोगनी रोटी वो कैसे बनती है? रोगनी रोटी होती है कि आटे के अंदर ही थोड़ा सा वो डाल के घी, उसको फिर वो मुश्किल काम होता है, हर कोई नहीं बना सकता। अच्छा, वो आर्ट था, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। तो वो उसको बना के गूंद के ना फिर उसके ऊपर हल्का सा उनको देती, वो सिर्फ रोगनी रोटी खाते थे, ना कोई मेडिसिन। हालांकि घर में 2-3 डॉक्टर होते थे, कोई मेडिसिन नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, वो सिर्फ रोगनी रोटी खाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन सही हो जाते थे। हम हैरान थे कि दादा आप करते क्या है ये? कह रहे बेटे ये बरसों की रेसिपी है, तुम भी ये ट्राई करो। तो अब जो है वो आपने उसको कंटिन्यू रखा है फैमिली में अपने? मुश्किल होता है ना पकाना, रोगनी रोटी हर कोई नहीं पका सकता, बड़ी मुश्किल होती है। तो वालदा के ज़माने में तो होती है, जब ज़्यादा वाइफ थोड़ा सा आहिस्ता सीख रही हैं तो वो भी बना लेती हैं कभी कभार। लेकिन ये कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप जिस तरह की चीज़ें जिक्र कर रही हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी यही है कि रमज़ान और हमारी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, सिंपल डाइट और आपको न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिशन मिल रही है आपको, आपके सारा दिन अच्छा गुजर रहा है, आप कोई पैनिक में नहीं आ रहे हैं कि जी मुझे क्या हो जाएगा। आपने चूरी खाई है? चूरी? हाँ, चूरी जो बनती थी ना, आटे की जो रोटी से बनाई जाती थी, तो वो भी कहते बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है। मैंने तो खैर इतना नहीं ट्राई, लेकिन कहते हैं कि वो भी उसमें मुख्तलिफ रेसिपी से उसको बनाया जाता है, क्योंकि उसमें देसी घी को ऐड किया जाता है। नॉर्मल वैसे आप अगर डालें तो फिर वो उसका आपसे शायद नहीं खाई जाएगी, क्योंकि वो फ्लेवर उसका वैसे डेवलप नहीं होता। तो आपकी फैमिली में था इस तरह? जी बिल्कुल खाते थे वो, और उसमें अक्सर मुझे याद है, अब तो खैर असली घी जो है वो नहीं मिलता, और पहले आप असली घी डाल दे तो उसकी खुशबू से बच्चे तो भाग जाते हैं, खाते नहीं है। लेकिन आई लाइक दैट, मुझे तो पसंद था। कभी कभार जो है वालदा बनाती थी, वो इस तरह से बना के देती थी। अब तो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी आप देखें, जो भी आपने देसी घी की बात की ना, हमारे यहाँ ना बड़ा फैशन हो गया, नहीं ये चीज़ इसकी मुझे स्मेल, ये तो अब साइंस भी प्रूव करी है कि जो देसी घी है, अभी आप देखें, अभी जो कीटो डाइट है, लोग पागल हुए हैं उसके पीछे, इतने 50-50 हज़ार रुपए दे रहे हैं मंथली, और उसमें जो है वो कंपनीज आपके घर में जो है उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, और वो आपको कहते हैं आप ये डाइट करें, और आपको जो है वो लंच और डिनर आपके घर भेजते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं है उसमें, सिर्फ लंच और डिनर है, और वो 30 डेज का आपसे 50,000 आपसे चार्ज करें। आप देखें, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे बेवकूफ़ लोगों को जो इस डाइट पे कर रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग यही पैसे रमज़ान में किसी को दे देते तो तुम लोग को इतनी सारी दुआएं मिलती, तो तुम लोग वजन कर। अच्छा, उसमें क्या है रेसिपी में? हमने देसी घी का इस्तेमाल करना,
कोकोनट आपने इस्तेमाल करना है। जितनी देसी चीज़ें हैं मुख्तलिफ तरह की, वो उस रेसिपी में जो है ना वो मुख्तलिफ तरह की मज़े की चीज़ें बनाते हैं थोड़ा सा पैसे पूरे करने के लिए, बट ये है कि देसी घी का इस्तेमाल करें। तो ये जो बनास्पति है वो है डॉक्टर साहब दिस इज कट नो, ये तो खत्म। देखें ना, इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का बड़ा मसला होता है कि जो हम चीज़ें खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाके जम जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो इसमें जो सिंथेटिक हमारे घी बनते हैं कहते होते हैं इसके अंदर ये फोर्टिफाइड है, इसके अंदर विटामिन डी है, सब कुछ डालते हैं ये, लेकिन ये सारी जो है वो सिंथेटिक चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ें जो बनती हैं, जैसे पुराने ज़माने में घी बनाती थी खवातीन, घर में गाय होती थी, इससे दूध निकलता था, वो बेला मेरे घर में गाय नहीं है लेकिन मेरे घर में जो है वो घी जरूर बनता है, मेरी अम्मा बनाती। अच्छी बात है, माओ को इतने सुघड़ होना चाहिए, और ये माओ से ही आता है आपकी फैमिली में ना, अब वो खुद बनाती हैं और वो बच्चों को देती भी हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि माएँ अपनी वैल्यू। अच्छा वैसे डॉक्टर आपने इस डाइट के बारे में, कीटो डाइट के हवाले से? जी मैंने इस पे स्टडी की है और मैंने इसको देखा क्या है ये वैसे ऑन एयर कह दूं इस पे? हाँ बिल्कुल कहिए, आप डॉक्टर हैं, आप जो मेरी बातें तो फिर भी इतनी ऑथेंटिक नहीं है, आप जो कहेंगे वो बड़ी वो सारी चीजें हैं डेफिनेटली। देखें हमें सब पहले से पता है, हाँ हम लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम चाहते हैं हमें कोई चीज जो है कोई हमारे लिए करके दे। तो ये सब क्या हो रहा है कि लोग कोई करके आपके नहीं दे रहा है। ये सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, सारी चीजें हमें मिलती हैं, हमारे घरों में होती हैं, सबसे अच्छी सब्जियां हमारे मौसम में मिलती हैं, हर चीज़ हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चारों सीज़न है। मैं जब गोरों के साथ काम करता था वो इतना हैरान होते थे कि यार तुम्हारा कंट्री इतना अच्छा है, यहाँ चारों सीज़न है, यहाँ पे आप ये देखें कि आप तमाम फल हैं, यहाँ पे तमाम सब्जियाँ हैं, समंदर आपके पास है, सहरा आपके पास है, रेगिस्तान आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है? हाँ। हमने कहा हमारे पास जो है ना सब महबूल वतनी नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो वो हंसते थे कि वाकई कहना आपका वो कंट्री है कि अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं पीछे कहीं और भागते हैं। अच्छा ये मेरा एक चीज पे बड़ा एतराज है कि आप किसी एक चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें ना, बिल्कुल रोक दें। मैं क्योंकि इस वक्त इस चीज़ का बड़ा शोर है और मैं खुद अभी कुछ दिनों से इस बारे में जान रही हूँ, समझ रही हूँ। जब मैं अपने हिसाब से प्रॉपर इस पे वो कर लूँगी ना रिसर्च, तो मैं फिर बात भी करूँगी, एक प्रोग्राम करेंगे डॉक्टर साहब इस पे ना, ये जो कीटो डाइट है। सो डॉक्टर साहब भी इस पे तैयारी कर लेंगे, मैं भी कुछ चीज़ें ताकि सवाल कर सकूँ वो बना लूँगी, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। इससे पहले प्रोटीन डाइट आई और वो कैबेज डाइट आई और पता नहीं कुछ मुख्तलिफ तरह के लोगों ने डाइट शुरू की, लेकिन इतनी महंगी डाइट नहीं थी जितनी महंगी डाइट ये सो कॉल्ड इंट्रोड्यूस कराई गई है। और जैसे ही कोई चीज़ आती है तो हमें अट्रैक्टिव भी बहुत लगती है, हम फॉरन उसकी तरफ, लेकिन रिजल्ट्स भी हैं, ये ज़्यादा अमेजिंग बात है। हर दौर में आप देखें कोई ना कोई एक रेसिपी लेकर आता है और उसको जनाब वो हाइप मिल जाती है और वो कुछ अर्से तक ऊपर जाती है, झाग की तरह नीचे बैठ जाती है। एक ज़माना हुआ था कि सिर्फ वो प्रोटीन देते थे, गोश्त कुछ नहीं देते थे, सिर्फ गोश्त बोटियाँ खिलाए जा रहे हैं, प्रोटीन डाइट देती रहती, वो बंदे का एकदम श्रिंक हो गया वो। उसके बाद जब वो खत्म हुई, जब उसे खाना शुरू किया तो पहले से डबल हो गया। तो आप मुझे बताइए कि जो मैं फिर उसी तरफ आता हूँ, रमजान का महीना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, उस पर तो आप अमल कर लें। खाने का अंदाज किस तरह से बैठ के खाना है आपने, आपका खुद में जब आप एक बिछाएंगे, एक पैर को खड़ा करेंगे तो आपका मैदा आधा तो वैसे कम हो जाता है। आप देखें ना जो इसमें पूरी एक हिकमत है कि जो बैठ के खाना खाने की हिकमत है, नहीं करते ना। अब हमने टेबल्स ले लिए हैं, अब हमने जो है वो जनाब खड़े होके खाना शुरू कर दिया है। तो अब ये बताइए कि आपका जो स्टमक है उसको आपने इतना स्पेस दे दिया तो आप खाए चले जाएंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जो है लौकी ज्यादा होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में शोरबा ज्यादा होता था। एक ब्रेक ले लूं, फिर हम इस पे मजीद बात करेंगे। और इफ्तारी पर जरूर बात करनी है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, जिस्म की ज़कात है रोज़ा बेसिकली। और ज़कात जो है वो आप चाहे माल की देते हैं तो उससे माल की नशो नुमा होती है। इसी तरह बॉडी को भी हेल्दी रखने के लिए जो है आप फास्ट कर रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, लेकिन हम वो रोज़ा तो रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा आती है उसके बाद हम सब भूल जाते हैं कि इस रोज़े का जो है वो रूह क्या थी या हमें क्या इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब अफ्तार जो है वो माशाल्लाह अच्छी बात है, बरकत है, दस्तरखान वसी हो गए हैं, लेकिन लग्जरी से लग्जरी होता जा रहा है। मतलब मैं इसलिए लग्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ क्योंकि ये और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास इस्तेमाल करने। आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया लग्जरी, और मैं आपको मेडिकली प्रूफ करके बताऊंगा कि देखें अल्लाह ताला ने जब ये फास्ट का जो रखा है महीना, पूरा महीना, ये क्यों रखा है? मेडिकल ने ये प्रूफ किया है कि जो हमारे बॉडी के अंदर, अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि जो कैंसर्स के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो ग्रो कर रहे होते हैं।
वो उनको ग्रो करने के लिए आपके बॉडी को जो है वो स्टमक को या आपकी बॉडी को भूख लगना ज़रूरी होता है। जब वो हंगर स्ट्राइक होती है तो वो जो कैंसर के सेल्स जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहे थे उनको खाना शुरू करते हैं वो बॉडी के अंदर ही। अच्छा। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये फास्टिंग रखी है सिर्फ इसलिए नहीं रखी कि आप खूब भर भर के खाए जाएँ, चाहे वो अफ्तार हो। क्योंकि आपने अफ्तार का जिक्र किया तो मैं इसी तरफ आ रहा था, लेकिन उससे पहले मैं तमीज़ ये बांधी कि आपको ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा भूखा रखें। उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो माशरती फ़ायदा ये है कि आपको पता चलेगा लोग जब भूख में होते हैं तो उनको क्या महसूस होता है, ये एक माशरती हो गया। आपकी बॉडी अपनी बॉडी को क्या फ़ायदा है जो मेडिकली है वो ये कि डिटॉक्सीफाई भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे जर्म्स और बहुत सारे ऐसे बॉडी के अंदर जो पल रहे होते हैं वो ख़त्म होते हैं, उनको हमारी बॉडी हमला करके ख़त्म कर देती है। अब आप आ जाइए कि जनाब अफ्तार शुरू हुआ, अफ्तार के साथ आप देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला जो बरकत देता है बकौल आपके, एक तो घर में अफ्तार है, अब तो बाकायदा माशाल्लाह आप देखें पूरे शहर में और दीगर शहरों में भी अफ्तार डिनर के नाम से जो है वो चीज़ें होने लगी हैं, बाकायदा पैकेज आ गए हैं कि जी आप वहाँ जाके कर तो ये मिलेगा तो ये क्या है ये तो और अपने आप को जो है वो ज़ेरे बार करने हैं, ये पे भी ज़ेरे बार हैं आप। और जो आपने सारा दिन मेहनत की अपने मैदे को खाली रखा, आपने जाके वहाँ दोबारा से वो बोरी भर दिया, आपने फ़ायदा क्या हुआ? फिर जनाब आप दोबारा से सुबह से फिर वही आप प्रैक्टिस करते हैं, शाम में आप सारा का सारा जो है जाके कुएं में फेंक देते हैं। अच्छा, हर चीज़ ना मतलब फ्रूट भी, मीट भी, सब्ज़ी भी, कार्ब्स भी, हर चीज़ मिक्स करके इतनी देर तक हमारा स्टमक खाली रहता है। ये मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो 15 से 16 घंटे तकरीबन जो है वो रोज़े का टाइम है। अब इतना टाइम आपका स्टमक एक मशीन है, आपने बंद कर दिया, उसके बाद आपने एकदम से उस पर बम्बार्डमेंट की ना, उस पर जूस भी दे। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि कहते हैं ना एक मैसेज जाता है कि अब मीट आया है, इसको इतना टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, राइस आए हैं। बेचारा मैं तो सोचती हूँ हमारा बेचारा स्टमक हमें कितना भला बुरा कहता होगा कि हम इफ्तारी में इसके साथ करते, बाकी 11 महीने हम वो सलूक नहीं करते जो इस एक महीने में हम इफ्तार के टाइम इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। और सबसे ज़्यादा सलूक हम बुरा करते हैं अपने पैंक्रियास के साथ, लबलबे के साथ। आप देखें जो हमारा जो अफ्तार होती है उसमें कितनी मीठी चीज़ें होती हैं, शरबत से जब हम शुरू करते हैं उसके बाद फिर खजूर है और भी बहुत सारी मीठे दही बड़े आ गए, हर चीज़ मीठी होती है। अब जब आप एक उसको चैलेंज देते हैं अपने पैंक्रियास को कि भाई लाओ इंसुलिन खारिज करो, मैं तो इतना मीठा खा चुका हूँ, तो इंसुलिन कितनी वो लबलबा जो है हमारा या पैंक्रियास कितनी इंसुलिन खारिज करेगा? एक पंप किया उसने, 2 पंप किया, 3 पंप किया, आखिर में ऐसा ना खुदा ना खास्ता वो एग्जॉस्ट हो जाए और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना छोड़ दे। तो मुझे बताएं जो स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो उसमें जा रहे होते हैं कि उनकी हाइपो में जा रहे होते हैं, कम हो रही होती है उनकी शुगर, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं मीठे का। वैसे नॉर्मल इंसान तो बगैर किसी डरो खौफ के इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट भी शायद इन अ फॉर्म ऑफ जूस हो, या आपने मुख्तलिफ चीज़ों की बात बताई। अगर मैं फ्रूट चाट की भी बात करूँ जो विदाउट शुगर की मैं बात करी हूँ, तो भी आम है अगर उसमें, या केला है उसमें, तो उसकी भी फ्रूट है, वो है शुगर है, तो अब कह रहे हैं ये बड़ी मिक्स होकर नुकसान पहुंचा। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हर चीज़ में शुगर होती है, उसकी फॉर्म डिफरेंट होती है। तो फ्रूट्स है उसमें फ्रुक्टोज के नाम से होती है, बाकी जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो कन्वर्ट, बॉडी को हमें चाहिए शुगर। हर चीज़ जाके अल्लाह ताला कन्वर्ट करता है ग्लूकोज शुगर के अंदर, जो दिमाग को भी चाहिए, खलियों को हमारी तवानाई जो है वो शुगर से बनती है, तो उसने कन्वर्ट शुगर में ही होना होता है। लेकिन अगर आप रॉ शुगर ले लेते हैं वो डायरेक्ट जाके आपको हिट करती है। आप कुछ ऐसी शुगर ले लें जो फ्रूट की सूरत में होती है, तो वो जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो रुक जाती है, बाकी खारिज हो जाती है। ठीक है ना। अब आपने जैसे जिक्र किया कि जी हम जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो भी तो उनको शुगर की जरूरत होती है, उनको हाइपो में चले जाते हैं या इस तरह की वो भी लेते हैं, यकीनन लें वो, लेकिन उनको हम पूरा एक डाइट प्लान देते हैं। ठीक है, देखें आपने इस डाइट में इतना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा। क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिसिन पे या इंसुलिन पे होते हैं। अच्छा ठीक है, वो लोग जो मरीज़ हैं उनकी अगर हम डाइट डिस्कस कर लें तो माशाल्लाह से ये हर घर की रिवायत है, तमाम मुसलमान यही कोशिश करते हैं कि ऐसा ही हो कि खजूर से रोज़ा खोला जाए। अच्छा, अगर हम अरब्स की बात करें, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो सऊदीया में हरम में आप रमज़ान आपके गुजरे हो या दुबई इधर उधर, तो वहाँ पर सिलसिला क्या है कि 3-4 खजूर एक शख्स खाता है और 7 कावा जो है वो उनका एक स्पेशल चीज़ है। हमारे यहाँ आधी खजूर या एक खजूर खाते हुए हमें लग रहा होता है ये तो भाई वेट पुट ऑन कर रहा है, बर्गर खा लेंगे एक पूरा जिंगर, लेकिन मैंने खजूर भी इतना ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? खजूर का इस्तेमाल सुन्नत है तो उस पर सवाल नहीं हो सकता ज़्यादा, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं आपसे पूछूंगी कि एक खजूर बेहतर है वो इस्तेमाल? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल रेज किया। देखें मैं हमेशा अपने मरीजों से ये कहता हूँ कि देखें आप अगर हम खजूरें खा लें, हाँ। मैं कहता हूँ देखें खजूरें नहीं खजूर खाएं। सही। आपने और भी चीजें खानी है ना। हाँ। आपने अगर आप डायबिटिक हैं तो, अगर आप डायबिटिक हैं
तो आप खजूरें न खाएं, आप खजूर खाएं, एक खजूर खा लें आप, आपने सुन्नत भी आपकी पूरी हो गई। अब आपने मस्जिद दूसरी तरफ भी दस्तरखान की तरफ देखना है और क्या क्या रखा हुआ है, आप सिर्फ खजूर पे तो इक्तफा नहीं कर रहे, आपने आम भी हाथ बढ़ा लिया, आपने चीकू की तरफ भी हाथ बढ़ा लिया, आपने जो है वो खरबूजे की तरफ भी हाथ बढ़ा रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है कि जी मैं तरबूज भी फुल जूसी है वो भी पी लूँ, वो भी खा लूँ, उसकी तरफ भी हाथ बढ़ा रहे हैं, या कुछ और शेक बना हुआ है तो आप चाहते हैं जी मैं थोड़ा सा ये भी पी लूँ। तो आप अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दें कि आपने कितनी शुगर लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेडिसिन पर भी हैं आप, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपकी डोज भी आपकी एडजस्ट हुई हुई है। अगर आप थोड़ा सा अफ्तार में बदपरहेज़ी कर लेते हैं तो आपकी शुगर एकदम शूट कर जाती है, ठीक है ना। जब वो शूट कर जाएगी तो फिर आप जो रोज़ा रखने जा रहे हैं नेक्स्ट डे का वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा कि हमने क्या लेना है, किस तरह से लेना है। अच्छा, वैसे क्योंकि लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन एक सच बात है कि ये भी, अच्छा अगर आपके दस्तरखान पर शरबत नहीं है किसी भी हरे रंग के, लाल रंग के, और कहीं पर स्क्वाश और मुख्तलिफ तरह के, इट डिपेंड्स, कुछ घरों में तो 2-2 3-3 रंग के अलग अलग शरबत बनाए जाते हैं क्योंकि लोगों के बड़े फेवरेट होते हैं। लेकिन इस गर्मी में जिस तरह सहरी में भी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लस्सी का इस्तेमाल करें या दही का, इस तरह बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास गर्मी में। तरबूज भी है और अभी फालसा भी मौजूद है, सो इट्स बेटर, लाइक मेरी भी अपनी प्रैक्टिस है कि मैं फालसा जूस जो है वो विदाउट शुगर, उसका ओरिजिनल जो खट्टा टेस्ट है फालसे का वही आपको आएगा, और हल्का सा आप उसमें काला नमक ऐड कर लें तो एक फ्लेवर डेवलप हो जाता है। क्योंकि जो हम शरबत इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, चीनी भी डालते हैं, शरबत भी डालते हैं, तो वो तो बहुत मीठा होता है, कितना मीठा होता है, बहुत मीठा होता और है। हमें चाहिए भी इतना ही मीठा होता है, हम कम मीठे पे शुक्र भी नहीं करते, गुजारा नहीं करते। आपने जैसे ड्रिंक्स का जिक्र किया, हमारा एक बहुत अच्छा ड्रिंक्स है जिसको हम सत्तू कहते हैं। सत्तू कहते हैं, बिल्कुल। वो सहरी में पिया जा सकता है, अफ्तार में पिया जा सकता है, में भी इतना अच्छा ड्रिंक है, फुल मतलब कंप्लीट डाइट होती है। अगर आप पी लें तो आप समझते हैं बस तरावट आ गई, सुकून मिल गया। लेकिन वो भी अब मालूम होता जा रहा है, कहाँ लोगों पाया जाता है, बहुत कम लोगों को टेस्ट भी नहीं पता, टेस्ट भी नहीं पता ये क्या दे रहे हैं, हम ये क्या दे रहे हैं। लेकिन ये कि पहले रवायत थी सत्तू गर्म पिया जाता है, इस गर्मी में खास तौर पे वो तो बड़ा तरियाक है इस गर्मी का, सत्तू हो गया, बादाम का शरबत भी बहुत, बादाम का शरबत भी है। और लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे जिक्र किया था एक जो सिंध में मिलता है थादल के नाम से, थादल, वो बड़ी अच्छी मशरूब है हमारे, वो भी स्पेशली गर्मी में, जी हाँ गर्मी में, वो गर्मी का वो है, बाकायदा बोतलों में मिलता भी है, कराची में मिल जाता है। उनका सत्तू तो मैंने देखा है जगह जगह पर, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन थादल जो है वो भी मैंने कहा, मतलब अगर आपको कोई सिंध में कोई दोस्त हो या आपके कोई जानने वाले हो उनसे कहेगा वो जरूर ला के देंगे आपको। वो तो बाकायदा जैसे हम हैदराबाद से जब आते हैं तो बॉम्बे बेकरी का केक लेकर आते हैं, या वहाँ से जो रबड़ी लेकर आते हैं। सिंध से तो अभी मैं सिंधड़ी के इंतजार में हूँ क्योंकि अभी वो इतना ज्यादा प्रॉपर आया नहीं है, अभी है थोड़ा कच्चा पक्का सही है। लेकिन सिंधड़ी आम भी इसी जो वो फसल होगी फौरन ही खत्म हो जाती है, फिर दूसरी शुरू होना शुरू हो जाती है, तो आप खत्म नहीं होती है। मैंने बड़ी रिसर्च की है इस पे, सिंधड़ी पे, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट है ये। मैंने कहा ये मसला क्या है, पहले इंतजार करते रहो कि थोड़ा सा वो हो जाए, पक जाए, अच्छा हो जाए, तो जब तक आप वो इंतजार करते हैं वो कहते हैं बाजी सिंधड़ी तो खत्म, वो तो आने से बाहर भेज दिया। तो ये बड़ा पिछले 2-3 साल से ये मामला हो रहा है कि हमें मिलता ही नहीं है वो खाने को अच्छी क्वालिटी का, वो बाहर भेज देते हैं। हालांकि अच्छा, बहुत जबरदस्त साइज में, बेहतरीन फ्लेवर, बेहतरीन जायके में जो है वो सिंधड़ी आता है। लेकिन खैर माशाल्लाह से बाकी भी बड़े अच्छे जायकेदार आम आते हैं। जो अभी मैं एक क्लिप देख रहा था अपने, उस पर आया था, उस पर मीरपुर खास में हर साल आम की जो एग्जीबिशन होती है जी, तो वो बता रहे थे कि 252 इक़साम है आम की जो यहाँ होती है माशाल्लाह, जो पाकिस्तान में, जी हाँ, जो सिंध में है, जी मतलब खैर पूरे पाकिस्तान से हमने कलेक्ट की होंगी क्योंकि पूरा मेला होता है वो आम का। मैं तो हैरान हो गया, 252 मैंने कभी नहीं सुना था, इतनी इक़साम है। और उन्होंने बाकायदा दिखाया, टीवी पे भी प्रोग्राम आ रहा था। अच्छा, मुझे 100 एंड समथिंग का तो पता था, लेकिन आप कह रहे हैं 252 सिंध में, अगर थोड़ा आगे पीछे में निकला, लेकिन 200, मोर देन 200 आम की इक़साम थी। मैं हैरान हो गया, और हर तरह के उन्होंने आम रखा हुआ था। अच्छा, हमें तो 3-4 आमों के नाम याद है, क्योंकि हमें मिलते वही खाने को, सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं ये। तो अगर आप कभी बाहर जाके किसी आम आप पता करेंगे पाकिस्तान का आम है तो लोग पागल हो जाते हैं कि हमें पाकिस्तान का आम चाहिए। अच्छा, वहाँ आप जाएं, आपको वो बाहर, आपको हमारे यहाँ तो आपको यहाँ पर A क्वालिटी, B क्वालिटी, C क्वालिटी की चीज़ें मिल रही होती है ना। अभी आप फॉलो कीजिएगा मेरे प्रोग्राम को, इस सेगमेंट के बाद हम यही कीमतों पर और महंगाई पर ही प्रोग्राम करने वाले हैं, जो सबका दिल दुखा हुआ है इस वक्त, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्वालिटीज़ भी रखी गई है ना, इसका इतना रेट होगा, मतलब एक स्टैंडर्ड ही बनाया गया कि आपने यही चीज़ बेचनी है। लो क्वालिटी के भी रेट रखे गए हैं। बाहर आपको सड़ी गली सब्जियां या फ्रूट नहीं मिलते।
अच्छा, शक्ल में तो वो इतने अच्छे होते हैं जी लेकिन हाँ। उनका टेस्ट नहीं होता। जी बिल्कुल टेस्ट हमारे अपने यहाँ के ही फलों का फॉलो है होता वैसे। है। और ये कि यहाँ की जो सब्जियाँ हैं, यहाँ का जो पानी इतना हाँ। मीठा है, यहाँ की ज़मीन इतनी दरखेज़ है कि हर चीज़ जो है टेस्टी होती है। आप टेस्टी। केला देखें, दुनिया में इतने बड़े बड़े केले मिलेंगे, इतने बड़े, उसमें टेस्ट नहीं होता, टेस्ट नहीं जो यहाँ के केले में टेस्ट होता है। खैर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आम से मैं अपने मौजू को शुरू करता हूँ कि आम का भी बाकायदा जो एक वो गर्मी का तरियाक बनता है, अच्छा। जिसको हम पन्ना कहते हैं या आम का एक और जूस कहते हैं, वो हमें पीने को मिल सकता है इस गर्मी के अंदर। कैसे बनेगा वो भी होता है कि आम को बॉयल करके उसका गूदा निकाल लेते हैं, उसको मैश करके फिर उसमें पानी में मिक्स करके देते वो हैं। कैरी का या जी कैरी पके का, हुए आम का? कैरी का। कैरी अभी मिल जाएगी, आम मिल रही है आप तो, अगर हम मंडी जाए तो कैरी मिल जाती है। ओके। जो जिसको हम उर्दू में क्या पाल कहते हैं या उसको हम कहते हैं, इवन आप अपनी सब्जी वाले को कहेंगी तो वो भी आपको अरेंज कर देगा। अरेंज कर देता है। तो वो अगर आप घर में बना सकते हैं तो बना लें, वो भी एक बेहतरीन जूस मिल सकता है आपको गर्मी के तरियाक के लिए। तीसरा जो आपने जिक्र किया कि हम अफ्तार में क्या किस तरह से चीज़ें खाते हैं, तो मैं ये जिक्र करूँगा अफ्तार में भी आप कोशिश ये करें कि अपनी डाइट को हल्का रखें, क्योंकि अभी आपने अफ्तार किया, फ़ौरन मगरिब की अजान हो जाती है, आपने नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज़ पढ़ के फिर आप तरावियों के लिए जाते हैं। कुछ लोगों का मामूली होता है कि तरावी से पहले खाना खा लेते हैं या अफ्तार के साथ ही खाना खा लेते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि वो अफ्तार के साथ ही कुछ रोटी सालन जो होता है अफ्तार है ना खाने अफ्तार है, लेकिन वो जब तक वो जैसे वाली बात कि रोटी नहीं खाए तो हमें तसल्ली नहीं होती। अगर आपने कुछ चावल नहीं खाया तो हमें तसल्ली नहीं होती खाने में, ख़ास तौर पे चाहे आप फ्रूट कितना ही खा लें, आप जूस इतना ही पी लें, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। जी आपने जब रोटी रखी हुई है, सालन रखा हुआ है, तो जी हमने कुछ खाना खाया। तो लोगों की ये साइकी भी है कि जी जब तक रोटी नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा। तो अक्सर अफराद ये करते हैं कि सहरी के साथ ही जो है सालन रोटी खा के तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद तरावी को चले जाते हैं। जब मर्द हज़रात आते हैं, ख़वातीन घर में तरावी पढ़ लेती हैं, आजकल तो महलों में होती हैं, वहाँ चली जाती हैं, तो वो फारिग हो जाती हैं। फिर अपनी जो इबादत है वो करके फिर रात में सो के सुबह सहरी में उठ जाते हैं, तो उनको एक एम्पल टाइम मिल जाता है कि वो अपने डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों का रूटीन होता है कि वो तरावी के आने के बाद खाना खाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद उनके पास टाइम शॉर्ट रह जाता है सहरी के लिए। तो उनको मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जब आप तरावी के बाद खाना खाते हैं तो अपने मील को बहुत कम रखें, शॉर्ट रखें, ताकि उसको एम्पल टाइम मिले, उसको एक टाइम मिल जाए, वो हजम हो जाए, ताकि आप सहर के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, वैसे बेस्ट यही है कि आप इफ्तार जो है वो खजूर से आप जूस ले लें, या बहुत हुआ आप एक अच्छा सा फ्रूट बोल बना लें ना। फ्रूट इतने अच्छे हैं इस वक्त, हर तरह का फ्रूट अल्लाह की नेमत इस टाइम मौजूद है, जो भी फ्रूट बोल बनाना चाहिए, लेकिन उसमें शुगर मत ऐड करें। वटेवर कोई भी स्पाइस आप ऐड करके देन आप नमाज पढ़ने के बाद खाना खा लें आप, ये बेस्ट है तरावी से या इशा से पहले जो है ना, वो टाइम अच्छा है। हमारे तो वो जो छोलों का रवाज होता है कि हम छोले बना लेते हैं या दाल बना लेते हैं, क्योंकि वो भी आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें कोई ना फैट है ना कोई वो इस तरह की चीज़ें आपको चने की चाट है, वो बना लें आप। अगर आप खाना फ्रूट भी आपने ले ली और चने की चाट भी ले ली तो आपका तो माशाल्लाह मैदा अच्छी तरह भर गया। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, वैसे आप आम रूटीन में रोज़ चने, रोज़ पकौड़े आप नहीं खा सकते, आपका स्टमक खराब हो जाता है। इसमें आप रोज़ खा रहे होते हैं, ये क्यों नहीं खराब होता? नहीं, अक्सर मतलब खराब होता है। शुक्र अल्लाह का, तब बुरी बात ऐसे। लेकिन आई मीन मैं देखें आपसे डॉक्टर साहब से मेरे सवाल के पीछे ना लॉजिक जानने की कोशिश थी कि आखिर ऐसा क्या है, रोज़ खा रहे हैं आप आम रूटीन में 3 दिन नहीं खा सकते आप, आपका स्टमक जो है वो अपसेट होने शुरू हो जाता है। रमज़ान में नहीं होता, तो सारा मामला साइकोलॉजिकल है? नहीं, ये साइकोलॉजिकल भी है, फिर हमने अपने आप को मोल्ड अप इस तरह से किया हुआ है। देखिए जैसे लास्ट टाइम हम जिक्र कर रहे थे कि हर इलाकों की, हर जगहों की जो है कुछ ना कुछ रवायत है खानों की, ठीक है ना। हमारे इस इलाके की रवायत है कि जब तक सहरी में या अफ्तार में पकौड़े ना हो, समोसे ना हो, या मिर्च वाला जो मिर्च होती है उस पर हम लगा के नहीं, वो तो हमें जो है वो जी, तो वो हमें मतलब समझ आता है कि ये हमने क्या किया। ये चाट नहीं हो, या अब घरों में भी हमारा अच्छी रवायत है कि हम एक दूसरे का जो है वो शेयर करते हैं लोगों से, तो ये उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। तो बात ये है कि हर घर की यही रवायत है इस घर में, अगर नहीं होती तो हमें अजीब सा लगता है कि दस्तरखान पे आज ये चीज़ नहीं है, आज ये चीज़ नहीं है, तो वो फिर बचपन से आदत बनती चली जाती है और फिर वो हमारी पक्की हो जाती है। तो इसी वजह से जो तली हुई चीज़ें होती हैं हम उनको अवॉइड करते हैं कि जब तली हुई चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं अफ्तार में या सहर में तो आपको प्यास बहुत लगती है। जब प्यास लगती है तो आप ज़ाहिर है अफ्तार के बाद तो चले आप पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी इतना पी लेते हैं कि आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं जी हमारा पेट बहुत फूल रहा है। वैसे भी बेसन की चीज़ें होती है ना, जिस पे आप और पानी पी लें तो आपको जो है ना वो ब्लोट इस टाइप की फीलिंग आ रही होती है। एक चीज़ मैं कहूँगी, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। माशाल्लाह से अब आप हमारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत सुघड़ भी हैं, मैं बिल्कुल उनकी बुराई नहीं करूँगी, वो बहुत घरों में मेहनत करती हैं, आप लोगों को सेहरियाँ इफ्तारियाँ भी बना के देती हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट पर चले जाएं, आप कुकिंग चैनल्स पर देखें, हर चीज़ घर में बनाने का तरीका सलीका सिखाया जाता है। ये जो हम बाहर से रोल, समोसे, पकौड़े ये सब मंगवा रहे होते हैं ना, मोहब्बत करें अपने घर वालों से और इस चीज़ को घर में बनाएं।
आपको नहीं पता, पूरा रमज़ान एक ही ऑयल में वो पकौड़े और समोसे तल रहे होते हैं और कहते हैं जितना ऑयल पुराना होता है उतना जायका बढ़ जाता है चीज़ों का पकने का ना, ये भी एक उनकी लॉजिक है। तो इसलिए बाहर की चीजें जो हैं वो डॉक्टर साहब स्पेशली ऑयल वाली वो पॉइजन बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। एक दफा जब आप कोई भी चीज बेक कर लेते हैं उसके ऊपर आप प्रिजर्व करके दोबारा लाते हैं तो पॉइजन बन जाता है। क्योंकि सारा जितने भी ऑयल्स हैं इस पर भी पूरी रिसर्च अभी शाया हुई थी कि ये भी सिंथेटिकली बनाए जाते हैं ना, नेचुरल तो नहीं होते ये, तो इसके अंदर भी बहुत सारी केमिकल्स मिलाए जाते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए। अब जब एक दफा आप उसको बर्न करते हैं तो उसके अंदर जो उसका मॉलिक्यूल तो वो ब्रेक हो जाता है, उसका मॉलिक्यूल जो ब्रेक हो जाता है तो वो अपने अंदर दूसरे केमिकल एक्शन करता है। अब आपने उसको रख लिया, दोबारा आपने उसको इस्तेमाल किया, जो हमारे कमर्शियल उसमें यूज़ करते हैं लोग, कढ़ाई बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं उसके अंदर वो तेल डला हुआ होता है, उसी के अंदर डलता रहता है, उसी के अंदर चीज़ें बनती रहती हैं और हम खाते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जहाँ आप इतना पे कर रहे होते हैं पर हेड, वहाँ पर भी यही सिलसिला है क्योंकि कोई चेक इन बैलेंस ही नहीं है। वो तो अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं और हमारी जो है वो पूरी बॉडी कटिंग हो जाती है। तो इसलिए अगर आपके घर में आपको पता है कि इन चीज़ों के बगैर सहर नहीं, इफ्तार नहीं होता, बहुत सारे घरों का ऐसे ही मामला है, मेरे घर की भी ऐसी चीज़ है, तो आप सिंपल एक साथ आप रोल समोसे इजीली, उसकी वो भी पट्टियाँ भी मिलती हैं, आप घर में किसी भी तरह का स्टफिंग उसकी बना के, इतनी रेसिपीज़ हैं इंटरनेट पर मौजूद, प्रोग्राम्स में आपको बताई जा रही होती हैं, सहरी ट्रांसमिशन में, इफ्तार ट्रांसमिशन में आप लोग डिफरेंट रेसिपीज़ देख रहे होते हैं, घर में बनाएं और इतना टाइम भी नहीं लगता, एक बार बना के आप फ्रीज कर दें और आप उसका इस्तेमाल करते रहें। डॉक्टर साहब इतना लोग बीमार हो जाते हैं, रमज़ान में नहीं पता चलता, जैसे रमज़ान ख़त्म होता है पेट के अमराज बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं। अब आप यकीन जाने का ईद और बकरीद में दूसरे तीसरे दिन इतने मरीज आना शुरू होते हैं कि अस्पताल भर जाते हैं कि भाई क्या हो गया। वजह ये होती है कि आप इतने अरसे से जो है आपने मैदे को आप चाहते हैं कि हम इसको मोल्ड करें चीज़ों से और एक्स्ट्रा बर्डन डाल के आप मैदे को ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ अपने तमाम सुनने वालों से भी कि आप मुख्तलिफ चीज़ें हर रोज़ ट्राई करें, एक चीज़ लेकिन एक ज़्यादा ना हो। एक रोज़ाना जब आप पकौड़े खा रहे हैं, रोज़ाना समोसे खा रहे हैं, रोज़ाना रोल खा रहे हैं या रोज़ाना हर चीज़ रोज़ाना वो नज़र आ रही है, आप थोड़ा सा उसको बाइफरकेट कर लें। पूरा महीना है, आपके भागा नहीं जा रहे आप रोज़ाना कुछ ना कुछ छोटा छोटा ट्राई करें ताकि आपका जायका भी मज़े ले, आप उसकी नेमत का अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें और आपके जिस्म को नुकसान भी ना पहुँचाए। रमज़ान या रोज़ा जो है जिस्म के फ़ायदे के लिए रखा गया, नुकसान देने के लिए रखा गया, लेकिन हम खुद अपनी ना इल्मी की वजह से या ना अहली की वजह से जो है वो हम इसको नुकसान पहुँचाते हैं। ट्रू। अगर हम जानें और समझें तो रोज़े का मकसद ये नहीं है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़ दें, ये भी हमारी रिवायतों का हिस्सा है, ये भी रौनक है माशाल्लाह। अब देखें कि किस तरह लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेहमान आए हमारे घर, एक दूसरे को दावत दे रहे होते हैं, पकड़ के लोग एक दूसरे को चीज़ें दे रहे होते हैं कि मुझे सवाब मिल जाएगा, ये मेरे दस्तरखान पर बैठेगा मुझे सवाब मिल जाएगा। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, इससे बरकत होती है, इससे दस्तरखान आपका और बढ़ता है, आपका दिल, ये एक मोहब्बत भी जताने का तरीका है, लेकिन उसके साथ साथ इस मोहब्बत के पीछे एक लॉजिक भी है और उस लॉजिक को भी समझना है कि हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको ज़रूर जानें और समझें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बता दें कि हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करते हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर बड़ा उनका मामला बड़ा ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से, स्पेशली ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं। एनीथिंग स्पेशल जो आप सजेस्ट करेंगे कि ये ना इस्तेमाल करें और ये इस्तेमाल करें? देखिए, जब भी जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, जितने डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे वो अफ्तार है या सहर है, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एक्स्ट्रा सॉल्ट इस्तेमाल ना करें। दूसरा, कोशिश ये करें कि आप जो है वो जब ज़्यादा पसीना निकलता है आपका सॉल्ट ज़ाया होता है उसके अंदर, ठीक है, कोशिश करें कि अगर आप समझते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप ऐसे इन्वायरमेंट में थे, या वो मज़दूर हजरात जो बेचारे सारा दिन मजदूरी करते हैं और ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, या वो हजरात जो डायलिसिस पे हैं, ठीक है ना, उनके पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनको भी बहुत रिस्ट्रिक्ट पानी लेना पड़ता है सोडियम उसकी वजह से, तो वो चाहिए उनको कि जो नॉर्मल आदमी है वो एक ORS का पैकेट रखें, वो उसमें पानी बना के रखें, और जब अफ्तार के बाद से जब तक भी वो सोए नहीं है वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी वो ORS की नमकियात की कमी पूरी हो जाए। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको ही चाहिए कि अपना फ़ौरन ही, जैसे वो सुबह से चल रहे हैं, कहीं ऑफिस में गए या काम पे गए, उनका पसीना ज़्यादा हो गया, तो वो अपने आप को रेस्ट भी दें। ऐसा ना करें कि वो एक ही उसमें काम में चलते चले जाते हैं और फिर उस घर में आने के बाद
बस बिस्तर पे गिर जाते हैं, फिर शाम में उठते हैं। उनको अपने ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर जो है पीरियडिकली चेक भी कराना चाहिए कि जी ब्लड प्रेशर हमारा कहाँ जा रहा है, लो है या हाई है। अगर खुदा ना खास्ता हाई हो रहा है और आपने मेडिसिन नहीं ली है तो आप फ़ौरन रेस्टिंग पोजीशन पे जाइए। और बहुत ज़्यादा अगर हाई हो रहा है तो अपना रोज़ा खोल लीजिए आप। इसकी इजाज़त ये नहीं कि आप इतनी सख्ती नहीं है। यही मैं डायबिटिक वाले पेशेंट्स के भी गुजारिश करूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता उनका शुगर लेवल 70 से कम होता है, 70 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होता है, तो वो रोज़ा खोल लें। इसको मैं तोड़ना नहीं कहता। बाकायदा अभी 16 ममालिक के जो इस्लामी ममालिक हैं, बहुत बड़ी रिसर्च हुई है डायबिटीज़ और रमज़ान के हवाले से, और ये बात उन्होंने की है कि जी ऐसे लोग, उसमें मजहबी स्कॉलर भी थे और डॉक्टर्स जो तिब्बी माहिरीन थे वो भी थे, कि अगर खुदा ना खासा 70 से कम होता है तो उन पर लाजिम है कि वो रोज़ा खोल लें। तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं आता, क्योंकि उनकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है। अच्छा, इस पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया है डायबिटोलॉजिस्ट के साथ। डॉक्टर अली असगर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होते हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी यही बात कही थी कि जब तक ये रिसर्च नहीं हुई थी ना, तो मौलिज पर ज़्यादा जो है जिम्मेदारी आती थी। अब हम परेशान होते थे कि किसको कहें रोज़ा रखना है, किसको कहें ना रखें, जब पेशेंट्स आते थे। तो उन्होंने भी ये बात कही कि अब ये चीज़ जो है उलमाए कराम की रोशनी में पूरा पैनल बनाया गया और उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया। उन्होंने बताया था ग्रीन लाइट पेशेंट कौन है, रेड लाइट कौन है। तो उन्होंने बड़ी आसान तरीके से, अगर आपने मिस भी कर दिया और आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वैसे तो डॉक्टर साहब ने भी आपको काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी, क्योंकि वो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज शेयर की गई। तो आप इंटरनेट पर भी जो है वो waqtnews.tv की वेबसाइट पर वो प्रोग्राम मौजूद है, तो आप वहाँ पर भी जाकर उसको जो है वो देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो फैसला मैं खुद करूँगी ना कि आया मेरी हालत किस तरह की हो रही है कि मुझे रोज़ा इस वक्त खोल लेना चाहिए। ये क्योंकि रब ने, मैं ये ऐसे मामलात हैं कि इस पर कमेंट करते हुए भी जो है ना इंसान को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि दीन हमने हमारे लिए बहुत नरमी भी रखी है, सख्ती नहीं रखी है। तो कुछ लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं अपने साथ और वो रिस्क बन जाता है, फिर लाइफ थ्रेटनिंग। जब अस्पताल में जाके जब उनको ड्रिप लगती है तो उनको ख्याल आता है कि ये क्या हुआ। बात ऐसा नहीं होना चाहिए। बता हम यहाँ मजहबी स्कॉलर तो नहीं है, ना मैं हूँ ना आप है, ना हम मजहब पर इस पर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि देखिए मेडिकली लाइफ सेव करना ज़रूरी है। इस्लाम भी हमें इस बात की इजाज़त देता है। ऐसी कंडीशन है जहाँ मेरी महदूद मालूमात है कि हराम भी हलाल हो जाता है। अगर आपकी लाइफ थ्रेटन हो रही है और खुदा ना खासा लाइफ को नुकसान है, तो आप वो हराम चीज़ भी बकदर इतनी खा सकते हैं कि जितनी आपकी लाइफ सेव हो जाए। तो ये तो हलाल चीज़ है। अगर रोज़ा जो है आप दोबारा भी रख सकते हैं तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया और आपको अगेन रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। एक ब्रेक मिलेंगे आपसे, ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान।